चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट। चलिए वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये शब्द हमारे लिए थोड़ा सा नया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके अंदर, चलिए एक बार डिस्कशन करते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूं आपको कि ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें सॉल्यूशन कुछ बिहेवियर शो करता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। एंड क्या देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, उसे इस बात से मतलब नहीं होता कि कौन सा सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसे सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी। चलिए लिख देते हैं एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which are dependent on particle concentration या solute particle concentration in solution and not on nature of solute are called colligative properties, are called colligative properties। ठीक है, कॉमनली अपने सिलेबस के अंदर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उन्हीं का अपने को डिस्कशन करना रहेगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से अपने पास में कॉमनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, पहली बात करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट डिस्कशन जो किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पॉपुलरली नोन एज RLVP। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने पास आती है, पहले एक बार मैं लिस्ट बना देता हूं फिर इनका डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सिंबल जो उसका होता है दैट इज डेल्टा TB। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। और जो चौथी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है इसका नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ी सी नई टर्म्स है सारी की सारी, चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए OP या फिर पाई को एज अ सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने आपसे ये कहा था कि ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, सॉल्यूशन के बिहेवियर को समझाती हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, सॉल्वेंट। अगर ऐसा है तो बताइए यहां पे हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, या हम ये वाली चीज इमेजिन कर सकते हैं कि पक्का जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम आ रहा होगा एज कंपेयर टू क्या, सॉल्वेंट। ये किसका वेपर प्रेशर है, जैसा कि मैंने बोला दिस रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन, दिस रिप्रेजेंट्स सॉल्वेंट। तो बताइए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो जो RLVP का रिलेशन निकल कर आ रहा होता है दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक P0 माइनस PS बाय P0। दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली कॉल्ड RLVP। और हम देखते हैं इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
ठीक है, एक सॉल्यूशन के केस में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से रिलेट होकर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आरएलवीपी। चलिए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगला नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया मतलब बढ़ गया। बढ़ गया इसका मतलब बताइए क्या होने वाला है? आई थिंक आई कैन सिंपली से दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी ग्रेटर। कैसा आएगा? ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता भी है सारा बिहेवियर हम किसके लिए देख रहे हैं? सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आने वाला है? सॉल्वेंट से ज्यादा आने वाला है। और इसके लिए भी जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो कैसा निकल कर आता है, चलिए एक बार बातचीत करते हैं। तो वी हैव द रिलेशन हेयर एज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। आपको मोलैलिटी चैप्टर की शुरुआत के अंदर ही बताई गई थी, एक प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म होती है। अभी तक कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट थी। पहली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म आई है जो किसके साथ रिलेटेड है? मोल फ्रैक्शन नहीं, मोलैलिटी के साथ रिलेटेड। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस होकर आ जाएगा। ठीक है, किसका टेम्परेचर डिफरेंस? इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, केबी के बारे में मैं अभी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा टॉपिक भी यहां पे डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि ये आपस में थोड़े से रिलेटेड लगते हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। यहां पे क्या हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है। थोड़ा सा कोरिलेट होते हुए लग रहे हैं बिकॉज दोनों ही टेम्परेचर रिलेटेड फिनोमिना है। यस, सो वी कैन सिंपली से दैट इस बार क्या होने वाला है? देखिए इस बार यहां पे हम देखेंगे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आएगा एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? सॉल्वेंट। और अगर ऐसा है तो हम देखते हैं इसके केस में भी रिलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ जाता है। वी गेट द रिलेशन एज टी एफ डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी। ऑलमोस्ट सेम रिलेशन ऑब्टेन होकर आ रहा है। हाँ, बस इस बार अपने को ध्यान रखना है। देखिए मोलैलिटी कांस्टेंट होता है, मोलैलिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। के बी के एफ भी हम कांस्टेंट मानते हैं। इसका मतलब हम, और ये पॉजिटिव भी है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमको डेल्टा टीएफ को कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? टीएफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ सॉल्यूशन के रूप में डिफाइन करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट कैसा निकल कर आए? पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेन होकर आ जाए। ये देखिए ये तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहां पे बातचीत करी। पहले तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आना चाहिए और फिर उसके बाद अपन ऐसे मैथमेटिकल रिलेशंस लिख रहे हैं। ठीक है, के बी के एफ यहां पे मैंने दो कांस्टेंट्स यूज करे, चलिए उनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज के बी एंड के एफ जो हैं इनको नाम दिया जाता है, पहले का जो नाम है दैट इज के बी को नाम दे देते हैं एक मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे जो दूसरा नाम अपने पास आ रहा है दैट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये एलिवेशन वाला कांस्टेंट हो जाएगा, ये डिप्रेशन वाला कांस्टेंट होकर आ जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट। हम उसी के साथ चीजों को डील करने वाले हैं। ठीक है, हाँ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन रह गया दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या चीज होती है? चलिए आगे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां पे हम देखते हैं किसके बारे में बातचीत करेंगे? ऑस्मोसिस के फिनोमिना के बारे में पहले बातचीत करेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का फिनोमिना भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं अगले टॉपिक के लिए, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई। चलिए इसी को एक बार डिस्कस करते हैं यहां पे। ठीक है, ऑस्मोसिस के अंदर हम क्या बोलने वाले हैं? सबसे पहले तो एक बार ये ऑब्जर्व करें। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, इस तरीके का एक सेटअप है जिसके अंदर यहां मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। इट कुड बी सेलोफेन मेम्ब्रेन, इट कुड बी सेलोफेन मेम्ब्रेन ले सकते हैं आप, या फिर आप ले सकते हैं और पार्चमेंट मेम्ब्रेन।
ये क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया है, ये देखें एक बार, एक साइड पे मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया है, दूसरे साइड पे मैंने सॉल्वेंट को फिल कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार कैसी सिचुएशन दी हुई है मुझे यहां पे। ओके, यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, सपोज इस साइड पे जो अपने पास भरा हुआ है दैट इज सॉल्यूशन, इस साइड पे जो अपने पास फिल्ड है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं यहां पे, देखिए अपने पास में क्या होता है, एक नेचुरल टेंडेंसी जो रहती है वो ये रहती है कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं। किधर से किधर आने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज सीन टू बी द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ ना बोला हुआ है तो हम सॉल्वेंट क्या मान लेते हैं, पानी क्या मान लेते हैं। तो बताइए इसका मतलब क्या देखा जा रहा है, नेचुरल टेंडेंसी कि पानी के मॉलिक्यूल्स किधर से किधर आ रहे हैं, सॉल्यूशन साइड की तरफ आ रहे हैं सॉल्वेंट साइड से। ठीक है, अब हमें इस फिनोमिना को क्या करना है, रोकना है। तो रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट प्रेशर अप्लाइड इज गोइंग टू बी कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ऑस्मोसिस का फिनोमिना क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोसिस को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे भी समझ सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी देखते हैं एक बार। ठीक है, यहां पे मैंने मान लीजिए एक क्या किया हुआ है, व्हाट आई एम सेइंग इज बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग जो है उसके अंदर अगर हम उसकी सरफेस को पील ऑफ कर दें तो हम देखते हैं कि जो उसका पल्पी सरफेस रह जाती है वो वास्तव में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं उस एग को अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग सॉल्यूशंस में ऐड करूंगा तो हम देखेंगे एग का बिहेवियर चेंज होता हुआ देखा जाएगा बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा हूं। बॉइल्ड एग with coating peeled off, with coating peeled off। अगर हमने बॉइल्ड एग की कोटिंग पील ऑफ कर दी है तो क्या देखा जाने वाला है, चलिए देखते हैं एक बार। देखिए ये दो केसेस मेरे को दिए हुए हैं। एक केस के अंदर हम क्या देख सकते हैं, देखिए ये रहा मान लीजिए बॉइल्ड एग विद कोटिंग पील्ड ऑफ, ये भी वही है बॉइल्ड एग विद कोटिंग पील्ड ऑफ। अब क्या देखा जा रहा है वो देखना। यहां पे मैंने क्या किया, यहां सपोज मैंने पानी भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि जब इस एग को पील ऑफ करने के बाद यहां पे डाला जाएगा तो व्हाट हैपेंस इज, पानी बाहर से एग के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं एग क्या हो जाएगा, स्वेल अप होता हुआ देखा जाएगा, स्वेल्स अप। दूसरे केस में क्या होकर आ रहा है, चलिए वो देखते हैं एक बार। तो दूसरे केस में हमारे पास जो एग है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। मान लेते हैं ये क्या है अपने पास में, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन है। हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एग को डाल दिया। अब क्या होएगा, अब उल्टा फिनोमेना देखा जाएगा। देखिए जैसा कि अपन ने यहां पे देखा था, व्हाट वाज हैपनिंग, सॉल्वेंट मूव कर रहा था। पहली बात, किधर से किधर मूव कर रहा था, आपको दिख रहा होगा जहां सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर मूव कर रहा था। ठीक है, अब यहां पे अपन ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। बताइए अंदर सोल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एग के अंदर या बाहर, तो हम बोल सकते हैं एग के अंदर ज्यादा होगी, इसीलिए पानी बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इस केस में क्या होकर आने वाला है, तो इस केस में हम देखेंगे बाहर पार्टिकल कंसंट्रेशन या सोल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अंदर सोल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेशन कम है। तो व्हाट विल हैपन, पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। एज अ रिजल्ट हम देखेंगे एग क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले श्रिंक होता हुआ देखा जाएगा, उसकी जो साइज है वो पहले से कम होती हुई देखी जाएगी। दैट इज सीन टू बी द बिहेवियर। तो इसलिए मैं इसके बारे में क्या बोल रहा हूं, इट इज सीन टू बी श्रिंकिंग। ये श्रिंक होता हुआ देखा जा रहा है, पहले केस में स्वेल अप होता हुआ देखा जा रहा था। अगेन दिस इज द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। अब मैं क्या बात करने वाला था यहां पे, मैंने ये बोला था हमें इस फिनोमेना को रोकना है एंड देन द प्रेशर अप्लाइड विल बी कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यहीं पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम बोल सकते हैं क्या, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड to just stop osmosis is called osmotic pressure। ठीक है, जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया जाएगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल रिलेशन निकल कर आ रहा होता है, दैट इज रिलेटेड एज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी। अब ये क्या क्या चीजें हैं यहां पे देखते हैं एक बार। C जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज सिंपली योर मोलैरिटी। ओके, आर जो है हमारा गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1/12 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल लेंगे। टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली आपको केल्विन में लेना है। इससे आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर आने लगेगा वो एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगेगा। दिस इज गोइंग टू बी द न्यूमेरिकल रिलेशन। जितना प्रेशर अप्लाई करने पे आप ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोक पाएंगे। ठीक है, हाँ, अब हमें जो बातचीत करनी है यहां पे एक और छोटे से फिनोमेना के बारे में बात करनी है। व्हाट इज दैट? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से समझ में आ रहा है। देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता होगा, शायद पानी का मॉलिक्यूल्स उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते होंगे, उसी को क्या बोलते होंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते होंगे। यस, अब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इफ P एक्सटर्नल अप्लाइड, if P external applied greater than OP solution, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो हम देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू वी सी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स start moving from solution side towards solvent side, from solution side towards solvent side। उल्टा मूवमेंट हो गया है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस नाम रखा गया है। ठीक है, ओके, एक और बात बोल देता हूं क्या इसी के बारे में। यूज्ड इन मॉडर्न वाटर प्यूरिफायर्स आप में से कई लोगों को पता होगा, वाटर प्यूरिफायर्स के लिए आजकल कई बार जो टर्म यूज करी जाती है दैट इज आरओ। जो आरओ टर्म यूज करी जाती है वास्तव में दैट इज द टर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जो हम आरओ वाटर प्यूरिफायर्स की बात करते हैं वो यही वाला फिनोमेना यूज करते हैं। ओके, चलिए एक बात अपने को और याद रखनी रहती है कि अगर आपको क्या करना है, यहीं पे नोट डाल के एक एक्स्ट्रा बात अपन और मेंशन कर लेते हैं। फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, या फिर क्या बोल रहा हूं, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स, large sized molecules, osmotic pressure measurement is considered best technique, is considered best technique। ऐसा क्यों, ये एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फिनोमेना है या इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है, इसमें हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन को RT से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब अगर मैं आपको RT की वैल्यू मल्टीप्लाई करके बताऊं कॉमनली, तो कहना है सिंपली से, अगर R 1/12 और टेम्परेचर हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, कॉमन सा टेम्परेचर है, देन यू विल गेट द टेम्परेचर एज 300 केल्विन। और अगर ये 300 केल्विन है तो बताइए वैल्यू 25 निकल कर आ जाती। इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है
उसे 25 टाइम्स करके मेजर किया जा रहा है, इसीलिए उसे मेजर करना रिलेटिवली थोड़ा आसान हो जाए। देखिए, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज पॉलीमर्स या फिर क्या लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पॉलीमर्स हैं या लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम बोल सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास कैसा आने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा आने वाला है। अब अगर मॉलिक्यूलर मास बहुत बहुत ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या आने वाली है, काफी कम। और अगर कंसंट्रेशन बहुत कम आने वाली है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकता है आपको हेल्प ना कर पाए, लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी हेल्प कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कंसंट्रेशन को 25 टाइम्स करके मेजर करने की कोशिश करी हुई है। सो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट मेजरेबल, वो आसानी से मेजर होकर आ जाएगी। इसीलिए ये वाली बात याद रखनी है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स के लिए विच टेक्निक इज द बेस्ट वन? ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज द बेस्ट टेक्निक। ओके, चलिए अब हम यहां पे थोड़ी सी बातचीत इस बारे में भी करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी जा रही होती हैं, मतलब जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिजल्ट नहीं आता, या फॉर्मूले से जैसा रिजल्ट आना चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो चलिए उसी चीज को डिस्कशन करने की एक बार कोशिश करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ। तो आई एम मूविंग टू दिस स्लाइड नाउ। What I'm talking about is abnormal colligative properties. देखिए, बेसिकली एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों आ रही हैं अपने पास में, सबसे पहले एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज बिकॉज ड्यू टू डिसोसिएशन या फिर क्या बोल रहा हूं, एसोसिएशन of solute particles in solution. Due to dissociation or association of solute particles in solution. अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं NaCl को पानी में डिसॉल्व करूं तो क्या पार्टिकल कंसंट्रेशन मेरे को डबल मिलने लगेगी? यस, बिकॉज NaCl अपने पार्टिकल्स में ब्रेक कर चुका होगा, Na+ और Cl-। ठीक है, ऐसी अगर मैं दूसरी बात करूं तो कई सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन में डाइमराइजेशन करने की टेंडेंसी रख रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे केसेस में हम क्या देखेंगे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम ऐसा देखते हैं कि जो रिजल्ट ऑब्टेन होकर आ रहा होता है हमको किसका, मॉलिक्यूलर मास का या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट निकल कर आ रहा होता है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इस एबनॉर्मेलिटी को डील कैसे किया जा रहा होता है, तो हम यहीं पे ये वाली बात भी कर देते हैं। वी टॉक अबाउट अ टर्म कॉल्ड क्या, वैन हॉफ फैक्टर, स्मॉल आई। ये वैन हॉफ फैक्टर को अगर आप सीख लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस एबनॉर्मेलिटी की भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है, कैसे, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो टॉकिंग अबाउट दिस वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, देखिए आई के बारे में अगर मैं बातचीत कर रहा हूं तो जैसा कि मैंने बोला कि सोल्यूट पार्टिकल्स के डिसोसिएट होने के कारण या एसोसिएट होने के कारण हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं, तो हम उसी को आई के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आई की जो वैल्यू है, डिसोसिएशन के कारण पार्टिकल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर डिसोसिएशन के कारण पार्टिकल कंसंट्रेशन बढ़ गई तो हम बोलेंगे आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 निकल कर आ जाएगी इफ द केस इज ऑफ कैसा, डिसोसिएशन। आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स की ऐसी टेंडेंसी होती भी है। नेक्स्ट बात कर रहे वाले हैं हम यहां पे आई के बारे में, हो सकता है कभी कभी लेस देन 1 भी देखने को मिले। ये कब देखने को मिलेगा, जब डिसोसिएशन नहीं क्या होता हुआ देखा जाएगा, एसोसिएशन होता हुआ देखा जाएगा। नेक्स्ट तीसरी चीज की बात कर रहा हूं कि आई की वैल्यू हम 1 के बराबर ले लेंगे जब क्या होएगा, कुछ नहीं होकर आ रहा होगा, मतलब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन वाली कंडीशन होगी। अगर ऐसा है देन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ आई एज 1। ठीक है, आई की जो डेफिनेशन होती है वो क्या रहती है, चलिए एक बार ये देखते हैं। इसकी 2 डेफिनेशंस के बारे में हम कॉमनली बातचीत करें। एक डेफिनेशन जो निकल कर आ जाती है दैट कम्स आउट टू बी, ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे हमने क्या लिख दिया, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है दैट गिव्स यू वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, ओके। दूसरी बात हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, यहां पे ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हमारे पास आएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नीचे हमारे पास जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सॉरी नॉर्मल और एबनॉर्मल का जो रेशो होता है उसको भी अपन किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर आई के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आई के बारे में आपसे और बातचीत करता हूं, लेकिन आई होप जो मैंने रिलेशन लिखा है इससे शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज होकर आएंगी। ठीक है, तो चलिए अगर हम नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेशन की बात करें आई को रिलेट करते हुए, तो शायद आपको ये फील हो रहा होगा दैट आई विल गेट द रिलेशन एज, देखिए मेरे पास जो रिलेशन था दैट वाज पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये आरएलवीपी का फॉर्मूला हो गया। अब आरएलवीपी के फॉर्मूले के अंदर क्या आने लगेगा, आई आने लगेगा साथ। अभी तक आई नहीं आ रहा था, अब आई भी आने लगेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे बोल देता हूं कि देखिए अपने फॉर्मूले के अंदर मोल फ्रैक्शन आ रहा था। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पे आई तो लिख दिया, ऊपर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्वेंट। आपको दिख रहा होगा यहां मैंने एक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर लिया है। क्या अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया, आपको दिख रहा होगा मैंने सोल्यूट के मोल्स को डिनोमिनेटर में से निगलेक्ट कर दिया। तो याद रखना ये फॉर्मूला हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसका मतलब सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा है, सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तब हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर पाए। ठीक है, ऐसे अगर बाकी फॉर्मुलों की मैं बात करूं तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ऐसी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। देन तीसरा जो रिलेशन अपने पास आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी वाला रिलेशन ऑब्टेन होकर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो हमने देखा किस तरीके से वेंट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होकर आया और क्या कर रहा है, टूट फूट को या एसोसिएशन को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बातचीत किसके बारे में और करते हैं, आई के बारे में ही और करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अपने पास में क्या होता है, बेसिकली हम इस चीज को एक बार ध्यान रखेंगे कि आई की स्टडी कैसे करी जाए। ठीक है, तो देखने अपने पास में मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए अपने पास इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल आ रहा है, जस्ट सी दिस, जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस है CaCl2.6H2O और हमसे ऐसा बोला हुआ है कि ये 100% डिसोसिएशन कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको पता चल रहा होगा यहां पे कि ये तो एक आयनिक कंपाउंड है, पक्का अपने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होने वाला है। तो हम यहां पे देखेंगे जो आई की वैल्यू आएगी वो 3 के बराबर निकल कर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये पानी तो जाके सॉल्वेंट के साथ ही मिक्स हो जाएगा। ये जो सब्सटेंस है ये क्या करने वाला है, 3 पार्टिकल्स में ब्रेक करने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ही पार्टिकल है, लेकिन ये तो 3 पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया। इसीलिए जो रिजल्ट आना चाहिए क्या वो ट्रिपल रिजल्ट ऑब्टेन होकर आना चाहिए क्या, यस। इसीलिए हमने बोला यहां पे आई की वैल्यू क्या लेंगे, 3 के बराबर लेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे जिसके अंदर वी कैन टॉक अबाउट, ये देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट एसिटिक एसिड इन बेंजीन। जैसा कि मैंने बोला भी था ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं जिसके कारण उनका डायमराइजेशन जैसा फिनोमेना देखा जाता है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इस केस में मान लेते हैं अगर अपन क्या होकर आ रहा है, 100% डायमराइजेशन होकर आ रहा है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, हम ऐसा देखेंगे कि यहां जो अपने पास आई की वैल्यू आएगी, देखिए 100% डायमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल अपन 2 मान रहे थे वो सब जुड़ जुड़ के एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे तब जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाफ के बराबर निकल कर आ रही होगी। ठीक है, ओके। ये जरूर याद रखना है अपने को कि आई को मैथमेटिकली ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। ये रिलेशन हमने क्यों ऑब्टेन किया हुआ है, बिकॉज आपको पता है कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो फुल्ली डिसोसिएट या एसोसिएट ना करें। यहां तो देखिए मैंने 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन मान लिया, इसलिए मेरा काम चल गया इजीली।
लेकिन अगर कभी 100% डिसोसिएशन न होकर आए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का आई यूज करना पड़ेगा। यहां पे अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अल्फा रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप में से कुछ लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इसके बारे में पढ़ाई करी होगी, अदरवाइज मैं तो एक सिंपल सी बात ये बोल सकता हूं, क्या परसेंटेज डिसोसिएशन को अगर आप किससे डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्टेन होकर आ जाएगा। एन क्या है यहां पे ये जरूर सोचना है अपने को, ठीक है। तो देखिए एन जो अपने पास है बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड from one solute particle, from one solute particle। एक सोल्यूट पार्टिकल से जितने पार्टिकल्स बनकर आएंगे उसी संख्या को किसके बराबर लिख दिया जाएगा, n के बराबर लिख दिया जाएगा। I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। ओके चलिए, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से सीबीएसई ने पूछे हुए हैं 2025 ईयर के अंदर, कई क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हैं। चलिए अब उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके